और ये पहली बार नहीं है जब शराब घोटाले के मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी घिरी है। इससे पहले भी सीबीआई इसी मामले पर केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच ये भी जानना जरूरी है कि इस मामले में जांच की टाइमलाइन क्या कुछ रही। शुरुआत 17 अगस्त 2022 से होती है, जब सीबीआई ने आबकारी नीति में सिसोदिया समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने मामले में जांच के आदेश दिए। 2 दिन बाद 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। 3 दिन बाद 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी दर्ज कर लिए गए और फिर 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के पीएनबी बैंक में लॉकर्स की तलाशी ली गई। तकरीबन 1 महीने बाद 27 सितंबर को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय नागर को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 28 सितंबर को शराब घोटाले मामले में आरोपियों में शामिल समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया। 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया। वो दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की पैरवी कर रहा था। 16 अक्टूबर को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार पूछताछ की, जो कि 9 घंटे चली। इस पूछताछ के बाद सिसोदिया ये दावा करते नजर आए कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। 25 नवंबर को सीबीआई 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया गया। 30 नवंबर को मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कुलवकुंतला कविता को भी नामजद किया। 14 जनवरी 2023 को मनीष सिसोदिया के ऑफिस पर रेड हुई, जहां कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचे नहीं, बल्कि किसी और तारीख पर पूछताछ की बात कही। और 26 फरवरी को पूछताछ के लिए सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे 8 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ये मामला राउस एवेन्यू कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब रडार पर हैं केजरीवाल, जिनसे पूछताछ फिलहाल होनी है। लेकिन पूछताछ से पहले सियासत भी बेहिसाब हो रही है। आज फिर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाएगा, आम आदमी पार्टी समाप्त होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बार बार बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, फंसाने की चाल है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी। सियासत को अगर तुष्टीकरण का कीड़ा लग जाए तो अंजाम गंभीर हो जाते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरीके से समझते हैं और पीएम मोदी ने इसी तुष्टीकरण वाली सोच पर फिर से एक बार प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र एकता दिवस की परेड को देखा। इस बीच पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तुष्टीकरण के मुद्दे को उठाया, जहां उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। तुष्टीकरण करने वाले लोगों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। अब पीएम मोदी का इशारा किस तरफ था, ये भी समझिए। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी पार्टियों पर तुष्टीकरण विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष ने फिलिस्तीन का तो खुलकर समर्थन किया, लेकिन इजराइल पर हमास के हमले की निंदा नहीं की, जबकि सरकार का कहना है कि हमास के खिलाफ सरकार इजराइल के साथ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ही तुष्टीकरण के आरोपों पर विपक्ष को कैसे कटघरे में लिया, सबसे पहले आप ये देखिए। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता।
तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी दोपहर तकरीबन 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों की अगर माने तो दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव है। इसके अलावा पार्टी और चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, लेकिन बीते अगस्त महीने में हुए उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद विस्तार की चर्चा थम गई। कैबिनेट विस्तार के अलावा इन दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा होगी। राज्य में बीजेपी के कई अभियान एक साथ चल रहे हैं, साथ ही पार्टी अपनी रणनीतियों पर भी तेजी से इस वक्त काम कर रही है। अब माना जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान पार्टी के अभियान और रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी के नाम को लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच मंथन संभव है। वहीं राज्य में अभी एमएलसी की एक सीट खाली है। सूत्रों की माने तो उस सीट पर कई नामों को लेकर के चर्चा है। इस मुलाकात के दौरान एमएलसी उम्मीदवार के नाम पर भी मुहर संभव है। और इस सब के बीच सीएम योगी के दौरे से पहले क्या हलचल है, हमारे संवाददाता आनंद की एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम संगठनों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि सरकार की पॉलिसी की जनता के बीच ले जाया जाए, जहां उनको तमाम चीज़ें बताई जाएं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में रहेंगे, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी और तमाम स्ट्रैटेजी से लेकर पॉलिसी पर विचार किया जाएगा, जिसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश में लेकर क्या मुद्दे से उतरेगी। और उसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश प्रभारी बीजेपी का कौन होगा, उसको लेकर मंथन होगा और आगे आने वाली रणनीति पर भी ये दोनों नेता विचार करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश में अगर 24 के रण पर मंथन चल रहा है तो बिहार में जेडीयू अपना गुणागणित लगा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आगामी चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने की तैयारियां पूरी तरीके से तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी के नेताओं ने पूरे राज्य का भ्रमण भी शुरू कर दिया है। वहीं नवंबर से जेडीयू राजधानी पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसे चुनावों को लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार में नए समीकरण पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पहली बार महादलित की संकल्पना पेश की है, जिसमें कई अनुसूचित जातियों को एक साथ जोड़ा गया। मजेदार बात इसमें यह है कि महादलित श्रेणी में शामिल की गई लगभग सभी जातियां राजनीति में नेतृत्व विहीन रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पहल उन्हें जेडीयू के साथ जोड़ने पर केंद्रित रही है। अब ताजा अभियान उन्हीं पहलों को आगे की कड़ी है, जिसके सिलसिले में पार्टी ने लगातार भीम संवाद का आयोजन किया और अब अगले महीने भीम संसद का आयोजन होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड के इस कार्यक्रम का आयोजन 26 नवंबर को होना है। ऐसे में जेडीयू की रणनीति क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार सरकार के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी 19.65% है। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बाद सबसे बड़ी आबादी है। वोट बैंक के हिसाब से अगर देखें तो महादलित जातियां और लालू यादव के मशहूर एम-वाई समीकरण का जोड़ चुनाव के परिणामों को एक तरफा बना सकते हैं। अब सर्वे के हिसाब से बिहार में यादव 14.27% और मुसलमान 17.70%। अब ये दोनों मिलकर के तकरीबन हो जाते हैं 32%। अब इसमें महादलित आबादी को जोड़ दे तो 42% का आंकड़ा निकलता है। अब इस रणनीति पर बिहार में कैसे काम जारी है, ये एक रिपोर्ट के जरिए समझा देते हैं। बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भीम संसद का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम पटना में होना है 26 नवंबर। इस कार्यक्रम की तिथि रखी गई है